नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर का व्यय मतलब खर्च ज्ञात करने की शास्त्रीय और प्राचीन या प्रामाणिक पद्धति क्या है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। घर के निर्माण के लिए पिंड साधन सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अवयव होता है। उसके उपरांत आय का साधन किया जाता है, व्यय का साधन किया जाता है, ऋण का साधन किया जाता है, द्रव्य का साधन किया जाता है, शाला ध्रुवांक का साधन किया जाता है, घर के नाम का साधन किया जाता है, नक्षत्रों का साधन किया जाता है, योग इत्यादि अनेक प्रकार के अवयवों का साधन किया जाता है। तो उन्हीं सभी साधन के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि घर का व्यय कैसे ज्ञात करें, मतलब घर का जो खर्च है वह कितना है, उसको हम कैसे ज्ञात करें, इसके विषय में हम शास्त्रीय रूप से चर्चा करने वाले हैं। आय का साधन आपने पहले की वीडियो में देख ही लिया है कि घर के आय का साधन किस प्रकार से किया जाता है। व्यय जो है हमेशा आय से कम होना चाहिए। मतलब हमारा आय यदि 100 रुपये है तो खर्च हमें उससे हमेशा कम ही रखना चाहिए। व्यक्ति की मानसिकता भी होती है कि आय अधिक हो लेकिन खर्च कम हो। इसी प्रकार से जो घर का निर्माण किया है तो उस घर में जो है हमारा खर्च कम होना चाहिए और आय अधिक होना चाहिए। आय जो 8 प्रकार के बताए गए हैं, ध्वांश इत्यादि, तो आय तो हमें अधिक हमेशा होना चाहिए लेकिन व्यय हमें कम होना चाहिए। 1, 2, 3 इत्यादि व्यय होने चाहिए, लेकिन आय जो है वह 3, 5, 7 यह विषम इत्यादि क्रम में हमें प्राप्त होने चाहिए। तो व्यय कैसे ज्ञात करें, हमारे घर का व्यय क्या है। मान लीजिए घर का आय यदि 3 हुआ और व्यय हो गया 5, तो स्वाभाविक है कि व्यय जो है आय से अधिक हो गया। तो इस प्रकार के घर में निवास करने पर खर्च अधिक होंगे और आमदनी या फिर इनकम जो है कम होती है। लोगों की समस्याएं भी इस प्रकार से आती हैं कि जब से कुछ व्यक्ति किसी विशिष्ट घर में गए तो वहाँ से केवल खर्च ही खर्च हो रहा है, इनकम नहीं आ पा रहा है। या फिर जो भी कमर्शियल जो प्लॉट होते हैं या फिर जो व्यावसायिक या औद्योगिक जो भी क्षेत्र इत्यादि होते हैं, तो उनमें यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें हमारा जो आय है वह अधिक होना चाहिए और व्यय जो है कम होना चाहिए। यदि आपने पिंड का साधन किया है और पिंड के साधन के उपरांत यदि आपका व्यय अधिक आ गया और आय आपका कम हुआ, तो निश्चित रूप से ऐसा भूखंड या उस पर निर्माण किए जाने वाले घर से आपको आमदनी तो कम होगी लेकिन खर्चा जो है हमेशा अधिक होगा। तो कोई सा भी भूखंड बना रहे हैं या फिर आवासीय या फिर औद्योगिक या फिर कोई हम दुकान करने जा रहे हैं, तो उसमें हमें यह अवश्य ध्यान दे देना चाहिए कि यहाँ पर हमारा आय अधिक होना चाहिए और व्यय कम। आय अधिक रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा इनकम अधिक होगा और व्यय यदि कम होगा तो निश्चित रूप से हमारे खर्चे जो हैं कम होंगे। तो यह महत्वपूर्ण विषय है, आपको यह अवश्य देखना चाहिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह प्राचीन पद्धतियाँ वर्तमान समय में कहीं न कहीं से लुप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि आचार्यों ने अनेक ऐसे विशिष्ट तथ्य प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों में बताए हैं जो आजकल लुप्त प्राय हो रहे हैं। लोग उसका प्रयोग नहीं करते। एक तो ज्ञान का अभाव है और ज्ञान होने के पश्चात भी उसमें संप्रेषण की भावना बहुत ही कम है। तो यह जो अनेक अवयव पिंड से जो निकाले जाते हैं तो उसमें सर्वप्रथम या महत्वपूर्ण अवयव हम कहें तो आय और व्यय ही होता है। तो व्यय हमेशा कम होना चाहिए और आय हमेशा अधिक होना चाहिए। तो उस व्यय का साधन हम कैसे करें, तो उसके विषय में आचार्य ने कहा है। कहते हैं कि भम नागतष्टम व्यय ईरितोसौ। मुहूर्त चिंतामणि में आचार्य रामदेवज्ञ ने कहा है कि जो हमारा घर के निर्माण के लिए जो कल्पित नक्षत्र हमने जो लिया था, मतलब गृह स्वामी से आगे का नक्षत्र होना चाहिए, एक नक्षत्र नहीं होनी चाहिए, और जो निर्दिष्ट नक्षत्र उनमें से होना चाहिए, या फिर जिससे सर्वाधिक गुण प्राप्त हो रहे हैं वही नक्षत्र ग्रहण करना चाहिए। तो उनमें से जो हमें सबसे उत्तम नक्षत्र लगा हमने उसी को कल्पित नक्षत्र मान लिया कि यह जो है घर का हमारा
कल्पित नक्षत्र है। तो उस कल्पित नक्षत्र की संख्या को जो है 8 से भाग देने पर घर का व्यय प्राप्त होता है। क्योंकि आय इत्यादि भी 8 होते हैं तो व्यय भी 8 की संख्या में ही निर्दिष्ट कर दिया गया है। व्यय का नामकरण तो नहीं किया गया है, बस केवल उसकी संख्याओं से अनुमान लगा लेना चाहिए कि आय यदि हमारा 5 है और व्यय हमारा 6 है तो निस्संदेह आय से अधिक हमारा व्यय हुआ, जो कहीं न कहीं से अनिष्टकारी है, मतलब उससे इनकम हो ही नहीं सकता, खर्चे ही खर्चे होंगे। और ऐसा प्रयोग में देखने पर भी आता है। तो एक उदाहरण से इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहले पिंड साधन किया गया था उसी का हमने यहाँ पर ग्रहण किया हुआ है। आपने पिंड साधन और घर की आयु ज्ञात करने वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो कृपया आप वह वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा वीडियो आपको शायद ना मिले कहीं पर भी यूट्यूब में। तो उदाहरण से हम समझते हैं कि व्यय हमें कैसे ज्ञात करना चाहिए। तो भूखंड स्वामी का नाम था राम, जिसका नक्षत्र हुआ चित्रा नक्षत्र। घर के लिए कल्पित नक्षत्र हमने किया था विशाखा। नक्षत्र संख्या है 16, 34 गुण प्राप्त हो रहे थे, इस कारण से हमने विशाखा नक्षत्र ग्रहण किया। और कल्पित आय हमारा था सिंह आय। तो पिंड साधन जब हमने किया एको नित्येष्टर क्षहता द्वितिथियों के अनुसार, तो 731 वर्ग हाथ या फिर 1096 स्क्वायर फीट हमें उपयुक्त पिंड प्राप्त हुआ 1200 स्क्वायर फीट में रहने के लिए। तो यह जो पिंड हुआ 1096 स्क्वायर फीट या फिर 731 वर्ग हाथ, अब इसी पर हमें आगे का सूत्र पालन करना है। सूत्र कहता है कि जो भी घर के निर्माण के लिए कल्पित नक्षत्र हों उसमें से आपको 8 से भाग दे देना है। तो कल्पित नक्षत्र था हमारा विशाखा, उसकी संख्या है 16। उस 16 को हमने 8 से भाग दिया तो लब्धि आई 2 और शेष हुआ 0। लब्धि को ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो शेष बचे उसे ग्रहण करना चाहिए। शेष यहाँ पर 0 हुआ अर्थात 8 हुआ। 0 या 8 दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर व्यय जो हुआ वह व्यय आया हमारा 8। निश्चित रूप से यह जो व्यय है यह सर्वाधिक है। आय यदि 8 भी आता है और व्यय भी यदि 8 है तब तो ठीक है, मतलब एक देखा जाए तो आय व्यय दोनों समान है, न तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा। लेकिन हम जिस घर में रह रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट चाहिए, उससे हमें लाभ चाहिए, तो उसके लिए व्यय कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है व्यय हमारा 8 आ गया, यह निस्संदेह बहुत अधिक है। इसलिए जो कल्पित नक्षत्र हमने विशाखा जो हमने कल्पित नक्षत्र किया है, चूँकि उससे यह व्यय अधिक आ रहा है, इसलिए हमें दूसरा नक्षत्र पुनः चयन करना चाहिए घर के पिंड निर्माण के लिए, क्योंकि विशाखा नक्षत्र से हमारा अधिक व्यय प्राप्त हो रहा है। जैसे पहले कहा भी गया था नक्षत्र चयन करते समय कि ऐसे नक्षत्र का चयन करना चाहिए जिससे आय अधिक प्राप्त हो रहा हो और व्यय कम हो रहा हो। तो यहाँ पर विशाखा नक्षत्र बहुत उपयुक्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें व्यय अधिक हो रहा है और आय की जो संभावना है वह कम दिखाई दे रही है। तो इसी सूत्र यही है, घर के व्यय निकालने की जो पद्धति है वह यही है कि घर के नक्षत्र को जो कल्पित किया गया उसमें 8 से भाग देने पर जो शेष बचे वही जो है हमारा घर का व्यय होता है। और व्यय 1, 2, 3 हो तो अच्छा है, और उसके ऊपर हमारा आय होना चाहिए। 3, 5, 7 जो विषम संख्या में है वह होना चाहिए। आय कैसे निकालना चाहिए उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, आप उन सभी को जा कर के देख सकते हैं। लेकिन व्यय जो है व्यय हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में हम निवास करने जा रहे हैं उसमें हमें व्यय हमेशा कम होना चाहिए और आय की अधिकता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भूखंड में निर्माण करने पर रहने पर हमेशा ही नुकसान होता है यदि व्यय की स्थिति आपके भूखंड में जो है यदि अधिक दिखाई दे रही हो, तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। हमारी संस्था श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस वास्तुशास्त्र के ऊपर एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उसमें आपको अनेक प्रकार के तथ्यों से अवगत कराया जाएगा जो प्राचीन और प्रामाणिक पद्धति पर आधारित है। मतलब घर की काकड़ी कैसे निकालें, इष्ट नक्षत्र कैसे कल्पित करें, पिंड साधन कैसे किया जाना चाहिए, जो
अभी तक आपको बताया जा चुका है। नगर का वर्ग क्या होना चाहिए, शाला ध्रुवांक क्या होगा, घर का नामकरण कैसे किया जाए, घर के लिए पक्ष कौन सा आया, वार क्या आया, अंश क्या हुआ, द्रव्य क्या हुआ, ऋण क्या हुआ, तिथि क्या हुई, योग क्या हुआ, घर की आयु कैसे निकाले, घर की दशा कैसे निकाले, आय व्यय का चक्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मतलब अनेक अवयव हैं जो प्राचीन आचार्यों के आधार पर हमारी संस्था जो है आप सभी के लिए उपलब्ध करा रही है। यदि आप भी अपने घर का मानचित्र हमारी संस्था से कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद ही आपके लिए पूर्ण रूप से प्रामाणिक और वास्तुशास्त्र पर आधारित ही आपको सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।